4 वर्षों से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। इंदौर को साफ रखने में वहां के एक एक नागरिक और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है और आज इन लोगों की मेहनत का विश्लेषण देखकर आप भी अपने शहर को, अपने मोहल्ले को साफ रखने का प्रण लेने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद हम देश के लोगों की शक्ति की बात करेंगे। अगर देश के लोग एक साथ संगठित हो जाएं तो वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश के लोगों ने ऐसे 2 बड़े काम किए हैं। देश की जनता ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और आखिरकार यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। ये देश के लोगों की एक बहुत बड़ी सफलता है। देश के लोगों ने दूसरा बड़ा काम इस हफ्ते यह किया कि इसी महीने रिलीज होने वाली एक हिंदी फिल्म जिसका नाम है सड़क 2, इस फिल्म के ट्रेलर को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक यानी नापसंद किए जाने वाले YouTube वीडियोस में शामिल करा दिया। सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चलाने वाले लोगों के पास ना तो कोई PR एजेंसी थी, ना ही कोई विज्ञापन देने वाली कंपनी थी और ना ही इसके लिए कोई ट्रोल आर्मी रखी गई थी और ना किसी के पास कोई बहुत पैसा था, बजट था। ये सब देश के लोगों ने अपने आप अपनी मर्जी से संगठित होकर किया क्योंकि वो चाहते थे कि सच सामने आना चाहिए, वो चाहते थे कि इंसाफ होना चाहिए। इसलिए आज हम नए भारत की इस नई शक्ति से आपका परिचय करवाएंगे जो अब कुछ भी कर सकता है। और आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, वो ये कि आप याद कीजिए आखिरी बार आपने किस व्यक्ति को धन्यवाद कहा था। किसी को धन्यवाद कहना या उसकी तारीफ करना आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन कहलाता है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश का परिचय इसी आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन से करवाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस चिट्ठी में धोनी का तो धन्यवाद किया ही है, लेकिन इस पत्र में धोनी के जरिए उन्होंने देश के युवाओं को भी कई बड़े संदेश दिए हैं। इसलिए आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का यही पत्र पढ़कर सुनाएंगे। वैसे तो आजकल पत्र लिखने की परंपरा समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस पत्र में लिखी बातें आज जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल देंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन ने अब उत्तराखंड की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी के लिए चीन ने अपने सर्विलांस सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती से 3 किलोमीटर दूर चीन का तुंजुनला है, जहां चीन ने 180 डिग्री तक घूमने वाले 2 कैमरे लगाए हैं। कैमरों को इस तरह से लगाया गया है कि चीन की सेना बाराहोती के पूरे इलाके पर नजर रख सके। चीन ने अपनी सीमा में सितंबर 2019 में सर्विलांस सिस्टम लगाया था, जिसे उसने जून में ही अपग्रेड किया है। कुलभूषण जाधव केस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि भारतीय वकील ही पाकिस्तान की कोर्ट में उनका केस लड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए पाकिस्तान के सामने बात रखी है। We are in touch with Pakistan through diplomatic channels. We believe for a free and fair trial in keeping with the letter and spirit of the ICJ judgment. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इस केस में मुख्य मुद्दों का हल जरूरी है। It is important that Pakistan needs to address the core issues, and as I have said earlier, these core issues involve providing all the necessary documents in this case, as well as providing unimpeded consular access to Shri Jadhav. जम्मू कश्मीर में इस साल 26 आतंकी कमांडर एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए ज्यादातर आतंकी कमांडर्स की हैसियत अपने संगठन में नंबर 1 या नंबर 2 की थी। बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन को एनकाउंटर में मार गिराया। हंदवाड़ा एनकाउंटर में नसीरुद्दीन के साथ दानिश नाम का आतंकी भी मारा गया। दानिश पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी था और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहाँ पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ हमेशा रहता था, वो दानिश भाई था। लश्कर-ए-तैयबा संगठन का आतंकवादी नसीरुद्दीन पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका था। आतंकी नसीर ने अप्रैल-मई में 2 बड़े आतंकी हमले किए थे, जिनमें CRPF के 6 जवान शहीद हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया है। महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका शुक्रिया।
प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिभा की प्रशंसा की थी। धोनी के नाम लिखी चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने लिखा, आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम तय नहीं करता है, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन साथ ही जो आपने पिछले 1.5 दशक में भारत के लिए किया, उसके लिए आपके आभारी भी हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना से धोनी के खास लगाव की भी तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब धोनी पत्नी और बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। 15 अगस्त को शाम 7:29 पर धोनी ने सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। वर्ष 2017, 2018 और 2019 में भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना जा चुका है। हर साल स्थिति सुधर रही है, पर जो भी बाकी हमको स्टेप्स लेने हैं, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल के एक्सपीरियंस से हम सीखें। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरी रैंकिंग गुजरात के सूरत शहर को मिली है। तीसरा सबसे साफ शहर नवी मुंबई को चुना गया है। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि जालंधर कैंट देश की सबसे स्वच्छ छावनी चुनी गई है। स्वच्छता सर्वे में जिन शहरों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, उन सभी शहरों को बधाई जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे शहर भी स्वच्छता के प्रति अपने प्रयासों को और तेज करने के लिए प्रेरित होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके दी है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है कि श्री राम मंदिर निर्माण में 36 से 40 महीने का वक्त लगेगा। ट्रस्ट ने कहा है कि श्री राम मंदिर निर्माण भारत की प्राचीन पद्धति से किया जा रहा है, ताकि हजारों साल में भी मंदिर को भूकंप आपदा से नुकसान न हो। कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम, इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। दिल्ली में आज मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, आईआईटी मद्रास, सीबीआरआई रुड़की और मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी समेत 10 प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में फैसला हुआ है कि मंदिर निर्माण पूरा होने तक प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए रोज मीटिंग होगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पहुंच गई है। सीबीआई की टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कुल 15 अफसर हैं। सीबीआई की टीम कल बांद्रा में उस घर में जाएगी जहां सुशांत सिंह का शव मिला था। सीबीआई की टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी मिलेगी। मुंबई में बीएमसी सीबीआई टीम को क्वारंटीन नहीं करेगी। आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। 67 दिन पहले 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर में मिला था। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। बाद में बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को दी गई थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में विज्ञापन छपवाकर दावा किया कि राजीव गांधी ने ही अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। विज्ञापन में ये भी दावा है कि राजीव गांधी ने ही 1985 में रामायण सीरियल शुरू करवाया और 1989 में राम जन्मभूमि के शिलान्यास की अनुमति दी। बीजेपी ने कहा है, हमेशा श्री राम से दूरी बनाने वाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इसीलिए राम याद आ रहे हैं क्योंकि राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं। किसी भाषण में उन्होंने नहीं कहा कि श्री राम जी का मंदिर वहाँ बनना चाहिए, तो क्यों थोप रहे हो साहब ऐसा झूठ। उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी कि उनकी औलादों को खुश करने के लिए आप इस स्तर तक चले गए। कहते हैं कि एक साफ शरीर में ही साफ मन का वास होता है, लेकिन एक साफ शरीर और साफ मन किसी गंदे शहर में रह नहीं सकता। इसलिए
आज हम देश के उन शहरों की बात सबसे पहले करेंगे जो इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के सबसे साफ सुथरे शहर साबित हुए हैं, और हम आपको उन शहरों के बारे में भी आज बताएंगे जिन्हें इस रैंकिंग के हिसाब से देश के सबसे गंदे शहर बताया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है, जबकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बिहार की राजधानी पटना को देश का सबसे गंदा शहर माना गया है। पिछले 3 वर्षों की तरह इंदौर को इस साल भी स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है, यानी इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर है। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके इस रैंकिंग में बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं। दक्षिण दिल्ली को इस रैंकिंग में 31वां स्थान मिला है, जबकि उत्तरी दिल्ली 43वें स्थान पर है और पूर्वी दिल्ली 46वें स्थान पर है, बावजूद इसके कि दिल्ली भारत की राजधानी है। हालांकि इस रैंकिंग में सबसे साफ राजधानियों के मामले में यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली पहले स्थान पर रखी गई है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के 3 शहर टॉप 3 में हैं। इन शहरों के नाम हैं कराड़, सासवाड़ और लोनावला। जिन राज्यों में शहरों की संख्या 100 से ज्यादा है, उन राज्यों में साफ सफाई के मामले में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और जिन राज्यों में शहरों की संख्या 100 से कम है, उनमें पहले स्थान पर झारखंड है। अब आप सोचिए, ये वो 2 राज्य हैं जिन्हें अक्सर भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन साफ सफाई के मामले में झारखंड और छत्तीसगढ़ देश के बड़े बड़े राज्यों से कहीं आगे निकल चुके हैं। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्यों में कर्नाटक आखिरी नंबर पर है, जबकि 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे बुरी स्थिति अरुणाचल प्रदेश की है। गंगा के किनारे बसे जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, उनमें वाराणसी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कानपुर है और सबसे आखिरी नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजीपुर शहर है। अगर भारत के सबसे गंदे शहरों की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बिहार की राजधानी पटना पहले नंबर पर है, यानी सबसे गंदी जगह है। दूसरे नंबर पर पूर्वी दिल्ली और तीसरे नंबर पर चेन्नई है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे बुरी स्थिति बिहार के गया की है। दूसरे नंबर पर बिहार का बक्सर शहर है और तीसरे नंबर पर पंजाब का अबोहर शहर है। अब इन गंदे शहरों के लोगों को अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से भी ये पूछना चाहिए कि वो इन शहरों को साफ सुथरा बनाने में असफल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, जो आपकी राज्य सरकार है। आपका जो प्रशासन है, उस शहर का जो प्रशासन है, उसकी भी जिम्मेवारी है, और आपके विधायक और आपके सांसद की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए आप चाहे देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको अपने शहर की रैंकिंग जरूर देखनी चाहिए कि आपका शहर रहने लायक है भी या नहीं, आपका शहर कितना साफ है या कितना गंदा है। और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ये बात सही है, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो तो जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन आपके शहर का प्रशासन, आपका विधायक, आपका सांसद और आपकी राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साफ सफाई के मामले में जो काम 4 साल से इंदौर कर रहा है, वो काम पटना, पूर्वी दिल्ली, गया या चेन्नई जैसे बाकी शहर क्यों नहीं कर पाए। इसके लिए आपको इंदौर के प्रशासन और वहां के नागरिकों के प्रयासों के बारे में जानना होगा, क्योंकि यह देखना होगा ऐसा इंदौर में क्या खास है। इंदौर में सबसे पहला काम यह किया गया कि वहां के नागरिकों से अलग अलग प्रकार के कूड़े का अलग अलग निस्तारण करने के लिए कहा गया। उदाहरण के लिए लोगों से कहा गया कि वो गीला कूड़ा एक जगह पर जमा करें और सूखा कूड़ा एक जगह पर, और जिस कूड़े में खाने पीने की चीजें होती हैं जैसे फल और सब्जियां इत्यादि, उस कूड़े को अलग से जमा किया जाए। यानी 3 अलग अलग जगहों पर कूड़े को जमा किया गया। इंदौर का कोई भी नागरिक अगर ऐसा नहीं करता तो सफाई कर्मचारी फौरन इसकी सूचना सरकारी अधिकारियों को देते हैं और अधिकारी ऐसे नागरिकों पर जुर्माना लगा देते हैं। इंदौर के लोगों में साफ सफाई की आदत पैदा करने के लिए वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार नागरिकों से बातचीत करता रहता है और उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाता है। इसके लिए कई एनजीओज की मदद भी ली जाती है। ये एनजीओज थोड़े अलग हैं। ये एनजीओज वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में हर समय सिर्फ PIL लगाते रहते हैं। हमारे देश में कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो वाकई में जमीन पर उतरकर काम भी करते हैं। इस
ये जो एनजीओज हैं ये वैसे ही होंगे। इसके अलावा इंदौर में जमा किए गए कूड़े पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है और कूड़े को इकट्ठा करने वाली सभी गाड़ियों पर जीपीएस ट्रैकर्स लगाए गए हैं। इन जीपीएस ट्रैकर्स की मदद से सभी रूटों पर नजर रखी जाती है और किसी कूड़े वाली गाड़ी के खराब होने पर फौरन वहां दूसरी गाड़ी भेज दी जाती है। इसके अलावा इंदौर से बड़े बड़े सार्वजनिक कूड़ेदान हटा दिए गए हैं और इसकी जगह घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जाने लगा है। इंदौर के ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में भी अब डस्टबिन रखते हैं ताकि वो कोई भी कूड़ा करकट सड़क पर न फेंकें। इंदौर में सड़कों की साफ सफाई सुबह की बजाय अब रात में की जाती है। अब वहां दुकानों से कूड़ा शाम को इकट्ठा किया जाता है और रात में सड़कों की साफ सफाई शुरू हो जाती है। इसका एक फायदा यह होता है कि जब इंदौर के लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपना शहर साफ सुथरा दिखाई देता है और सफाई के दौरान उठने वाली धूल भी उन्हें परेशान नहीं करती। इंदौर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के कंटेनर्स के आकार और क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पहले एक गाड़ी 300 घरों से कचरा जमा कर पाती थी, लेकिन अब एक गाड़ी 1000 घरों से कूड़ा इकट्ठा करती है। इंदौर में जब किसी का विवाह होता है तो कई बार पति पत्नी 7 की जगह 8 फेरे लेते हैं और 8वें फेरे में वो अपने घर और शहर को साफ रखने का वचन लेते हैं। यहां तक कि कई बार विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों को भी तोहफे के तौर पर डस्टबिन दे दिए जाते हैं। इंदौर के प्रशासन ने लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों का भी सहारा लिया और बच्चों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बड़े लोगों को साफ सफाई की सीख दी। भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 900 ग्राम के आसपास कूड़ा जमा होता है, यानी साल भर में भारत का एक नागरिक औसतन 325 किलोग्राम कूड़ा जमा करता है। इस मामले में चेन्नई सबसे आगे है, जहां प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 710 ग्राम कूड़ा जमा होता है, यानी साल भर में 260 किलोग्राम कूड़ा बनता है। दूसरे नंबर पर कोलकाता है, जहां हर व्यक्ति हर वर्ष 240 किलोग्राम कूड़ा पैदा करता है। प्रति व्यक्ति 228 किलोग्राम कूड़े के साथ दिल्ली और हैदराबाद तीसरे स्थान पर हैं। भारत में फिलहाल हर साल 56 करोड़ किलोग्राम कूड़ा जनरेट होता है हर साल, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले कूड़े की मात्रा 1,45,000 करोड़ किलोग्राम हो जाएगी, जबकि वर्ष 2050 तक भारत में आज के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कूड़ा होगा और इस कूड़े का वजन होगा 4 लाख करोड़ किलोग्राम। अब आप सोचिए, 4 लाख करोड़ किलोग्राम कूड़े को आप कहां डिस्पोज करेंगे, कहां रखेंगे? आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में इतना कूड़ा पैदा होता है तो फिर सड़कों पर हर जगह कूड़े के ढेर क्यों नहीं दिखाई देते? कई जगह दिखते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नहीं दिखते। तो इसके लिए आपको कूड़ा इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मचारियों को थैंक यू कहना चाहिए। ये लोग ना सिर्फ आपके घर का कचरा जमा करते हैं, बल्कि उसका वर्गीकरण भी करते हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र है और फिर भी ये लोग बड़े संगठित तरीके से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। इसलिए अब सरकार भी इन्हें संगठित करने की योजना शुरू कर चुकी है, जिसके तहत इन्हें वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा उठाने की ट्रेनिंग अब दी जा रही है। यहां हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। आपके घरों से जो कूड़ा निकलता है उसे 3 तरीकों से मैनेज किया जाता है। पहला तरीका है इस कूड़े से खाद बनाया जाए। दूसरा तरीका है उसे रिसाइकलिंग करना, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। जबकि तीसरे तरीके के तहत इस कूड़े को ऊर्जा में बदल दिया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। इंदौर शहर इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके और अपने शहर के सफाई कर्मचारियों को ज्यादा सक्षम बनाकर लगातार 4 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और हम इंदौर के लोगों को बधाई देना चाहते हैं, इंदौर के प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं। इंदौर ये करिश्मा कैसे कर पाया और इसके लिए इंदौर के लोगों ने कैसे अपने शहर को साफ रखने की शपथ ली, ये समझने के लिए आपको इंदौर की साफ सफाई वाली आदत पर हमारा ये विशेष वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। ये विश्लेषण देखने के बाद आप चाहे देश के किसी भी शहर में रहते हो, साफ सफाई को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी और अगर आप चाहें तो खुद भी अपने आसपास के इलाके में इंदौर जैसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। In the category of population of more than 1 lakh, इंदौर ने लगाया सफाई का चौका। भारत की सबसे साफ शहर
का पुरस्कार जाता है एक बार फिर इंदौर को। आखिर इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है, जो शहर के सफाई कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। लिहाजा जश्न मनाना तो बनता है। चौका लग चुका है, अंपायर का इशारा हो चुका है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है, चौका लग गया, डेल्ट है। अब हम 5वीं बार भी नंबर 1 आएंगे, पंजा लड़ाएंगे। स्वच्छता के मामले में इंदौर के मिसाल बनने की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब वर्ष 2015 में इंदौर शहर साफ सफाई के मामले में 149वें नंबर पर था। लेकिन महज 2 वर्षों में इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार हुआ है इंदौर के 32 लाख से ज्यादा लोगों के सामूहिक प्रयासों से। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर के स्वच्छता आंदोलन की नींव टिकी है उन सफाई कर्मचारियों पर जो दिन रात शहर को साफ रखने के मिशन में जुटे रहते हैं, और उन नीतियों पर जिनका पालन आज इंदौर का हर नागरिक पूरी निष्ठा के साथ करता है। 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मी लगातार काम करते हुए शहर को चकाचक रखते हैं। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी IMC की गाड़ियों से हर घर और दुकान से गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा किया जाता है। इंदौर में करीब 35,000 घरों में गीले कचरे से खाद बनाने वाली इकाइयां लगी हैं। इंदौर में कचरा साफ करने के 7 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। शहर को साफ रखने के लिए रोड क्लीनिंग मशीनें शहर की मुख्य सड़कों की सफाई करती है। पूरे शहर में 3,000 से ज्यादा डस्टबिन सड़क किनारे लगे हैं, जिनसे रोज कचरा उठाया जाता है। ये सिर्फ चौका लगाना या 5वीं बार फिर से नंबर 1 आना है, 6वीं बार फिर से नंबर 1 आना, ये तो हमारी एग्जाम्स हैं। लेकिन जो हमारी सफाई है और जो सफाई के जो सभ्यता का पार्ट है वो लगातार 24 घंटे इस शहर में दिखता रहे। वो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ना उसी टाइम पर आपको दिखे, नहीं। ये हमारा पूरा उद्देश्य है, पूरे नगर निगम का पूरा उद्देश्य है और इंदौर की जनता का उद्देश्य है कि इंदौर वाले हो, इंदौर के बाहर वाले आके देखें, आपको यहाँ पर हमेशा 24 घंटे सफाई मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी और वो सभ्यता में ही मिलेगी। कचरा कम करने के लिए इंदौर ने 3R फॉर्मूला यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज को अपनाया है। इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर काफी पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। डिस्पोजेबल फ्री मार्केट बनाने के लिए बर्तन बैंक और झोला बैंक खोले गए। शहर की 16,000 से ज्यादा इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सीवेज के शोधित पानी का करीब 12% हिस्सा IMC के 24 बाग बगीचों में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। नालों की सफाई पर स्वच्छता को अगले मुकाम तक पहुंचाया गया है। जलाशयों, पुल पुलियाओं और चौराहों पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। इंदौर प्रशासन की नीतियों और योजनाओं की वजह से अब शहर में कचरा एक बोझ नहीं बल्कि एक कीमती संसाधन बन चुका है, और अब स्वच्छता इंदौर के हर नागरिक का स्वभाव बन चुकी है। हमारे यहाँ आज
ट्रेंचिंग ग्राउंड इतना अच्छा हो गया कि वहाँ जाकर एक कप चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। पूरा कचरा हमने डिस्पोज कर दिया। डेली का डेली सेग्रीगेशन होता है। हमारे यहाँ कई शहरों से लोग स्वच्छता को देखने आते हैं, तो हम एक तो ट्रेनिंग सेंटर खोलने का हमारा है आगे भविष्य में, ताकि वहाँ लोग ट्रेनिंग ले सके। और सभी जनता ने जिस प्रकार सहयोग किया है उनको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ और ये स्वच्छता बनी रहे। कहते हैं कि कोई भी क्रांति जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। इंदौर ने 4 वर्षों में जो स्वच्छता क्रांति की है उसमें इंदौर वासियों की मुख्य भूमिका है, जिन्होंने अपने शहर को देश का सबसे साफ शहर बनाने का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये साबित कर दिया कि अगर मन में इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आज अपनी इस सफलता पर इंदौर खुशी से झूम रहा। इंदौर से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। यहाँ आपको एक बात और समझनी चाहिए और वो ये कि इस सर्वेक्षण में 4000 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया और इनमें बहुत कम आबादी वाले शहर भी हैं जिन्हें लोकल बॉडीज यानी स्थानीय निकाय भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नगर निगम इसमें शामिल किए जा सकें और उनकी जवाबदेही भी तय हो पाए। स्वच्छता के मामले में देश में पहले नंबर पर मौजूद इंदौर और दूसरे शहरों की विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों ने भी अपने शहर को साफ बनाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफाई कर्मियों का पूरा सम्मान करना उन्होंने सीख लिया। उदाहरण के लिए इंदौर जैसे शहर में सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस कवर की व्यवस्था की गई। सफाई कर्मियों को प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जा रही है। साथ ही सफाई कर्मियों को पहचान पत्र, उनकी ड्रेस और ग्लव्स जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 201 पब्लिक टॉयलेट्स और 128 कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण किया गया और इसकी वजह से यह शहर खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में जिन शहरों की रैंकिंग अच्छी है वहां जीरो सॉलिड वेस्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी इन शहरों में जरा सा भी सॉलिड वेस्ट बर्बाद नहीं किया जाता। जिस कचरे को रिसाइकल किया जा सकता है उसे बेच दिया जाता है। फल सब्जियों से पैदा होने वाले कूड़े को खाद में बदल दिया जाता है और प्लास्टिक के कचरे को क्रूड ऑयल प्लांट्स में भेज दिया जाता है या फिर इस प्लास्टिक से सड़कें और फुटपाथ बना दिए जाते हैं। कुल मिलाकर जिन लोगों ने अपने शहर को साफ बनाया है उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं और जो शहर सबसे गंदे रह गए हैं उन शहर के लोगों और प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि गंदगी के साथ जीना कोई सम्मान की बात नहीं है। इसलिए इन शहरों को जल्द से जल्द अपनी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए। सबसे पहला काम लोगों के बीच में होता है। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, वहां रहने वाले लोगों को, और लोगों को यह तय करना होगा कि हमें सबसे पहले अपना घर, फिर अपना मोहल्ला और फिर अपने शहर को साफ बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो लोकल नेता होते हैं या आपके विधायक हैं या आपके सांसद हैं और प्रशासन में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कामचोर होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अच्छी योजनाएं नहीं बना सकते। इसलिए ये कार्यक्रम हम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं, आम जनता के लिए तो है ही, जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, उन सब लोगों के लिए आज हम ये बता रहे हैं कि वो इंदौर के मॉडल को फॉलो करें और देखें कि उनके शहर की रैंकिंग भी अगले साल और बेहतर हो सके, उनका शहर भी और ज्यादा साफ हो सके और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश बहुत स्वच्छ आपको दिखने लगेगा। एक शहर के लोग अगर संगठित हो जाएं, वो कुछ करने की ठान लें, तो वो अपने शहर को सबसे साफ शहर बना सकते हैं। और अगर किसी देश के लोग एक साथ संगठित हो जाएं, तो वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश के लोगों ने ऐसे 2 बड़े काम किए हैं। देश की जनता ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर जबरदस्त मुहिम चलाई और आखिरकार यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। और इस मुहिम की ताकत इतनी थी कि इस ताकत के सामने, इस ताकत को केंद्र सरकार ने भी महसूस किया, राज्य सरकारों ने महसूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ताकत को महसूस किया। सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आया कि देश की जनता क्या चाहती है। देश के लोगों ने दूसरा बड़ा काम इस हफ्ते या इस महीने यह किया कि इसी महीने रिलीज होने वाली एक हिंदी फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक यानी नापसंद किए जाने वाले YouTube वीडियोस में शामिल करा दिया। सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चलाने वाले लोगों के पास ना तो कोई पैसा था, ना कोई फंडिंग थी, ना उन्होंने कोई PR एजेंसी रखी थी, ना कोई विज्ञापन कहीं दिया था ये कहते हुए कि लोगों को कि आप इकट्ठा हो जाइए, उस विज्ञापन के जरिए लोगों को संगठित किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही इसके लिए सोशल मीडिया पर कोई ट्रोल आर्मी रखी गई थी। ये सब देश के लोगों ने अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपने आप संगठित होकर किया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और ये कितनी बड़ी बात है कि देश के लोगों ने अगर ठान लिया, देश के लोगों ने ये देखा कि देश के घर घर में इसके बारे में बात हो रही है और उन्होंने ये तय किया कि वो एक साथ मिलकर सुशांत के लिए इंसाफ मांगेंगे और उस राह पर वो चल पड़े और उसमें कामयाबी मिली। ये कितनी बड़ी ताकत है जिसका शायद हमने एहसास नहीं किया। इसलिए आज हम नए भारत की इसी नई शक्ति से आपका परिचय कराना चाहते हैं। अब ये पुराने वाला भारत नहीं रहा। करीब एक हफ्ता पहले एक हिंदी फिल्म का ट्रेलर YouTube पर रिलीज हुआ था। इस फिल्म का नाम है सड़क 2। इस फिल्म के निर्देशक हैं महेश भट्ट और इसके मुख्य कलाकार हैं संजय दत्त, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो फिल्मी खानदानों के लोग हैं, जो इन दिनों परिवारवाद के आरोपों को लेकर जनता के गुस्से के केंद्र में हैं। इसी वजह से इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग, फिर से आप सुन लीजिए, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग इसे डिसलाइक कर चुके हैं, नापसंद कर चुके हैं। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो आपको उसे पसंद या नापसंद करने का एक विकल्प मिलता है। इस ट्रेलर को अब तक सिर्फ 6,65,000 लोगों ने लाइक किया है, जबकि इसे डिसलाइक करने वाले लोगों की संख्या इससे 20 गुना ज्यादा है। यह फिल्मों में परिवारवाद के प्रति जनता के गुस्से का सबसे बड़ा प्रमाण है और जनता के मन में इस क्रोध ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जन्म लिया था। आपको याद होगा, ये आत्महत्या थी, हत्या थी, इसके पीछे क्या साजिश थी या इसके पीछे परिवारवाद जिम्मेदार था, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी अब CBI को सौंप दी गई है और पूरा देश बेसब्री से CBI की इस रिपोर्ट का इंतजार करेगा। लेकिन देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद देश की जनता उसे न्याय दिलाने के लिए इस तरह से संगठित हुई है। और एक बात और आप याद रखिए, इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, इसके लिए बड़ी बड़ी रैली नहीं निकाली गई, इसके लिए अखबारों में इश्तिहार नहीं दिए गए, इसके लिए विज्ञापन नहीं दिए गए, इसके लिए फंड नहीं इकट्ठा किया गया, इसके लिए PR एजेंसीज को हायर नहीं किया गया। देश के लोगों की अपने मन की इच्छा थी और उन्होंने अपनी ताकत इस देश को चलाने वालों को दिखा दी। हमारे देश में आत्महत्याएं और हत्याएं पहले भी होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन एक साथ करोड़ों लोगों ने इस तरह से अपने आक्रोश का इजहार शायद इससे पहले कभी नहीं किया। पहले किया होगा, लेकिन तब लोगों के पास इजहार करने के टूल्स नहीं होते थे, जरिया नहीं होता था। लेकिन अब आपको सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने की जरूरत नहीं, अब सोशल मीडिया आ चुका है। सुशांत की आत्महत्या के बाद देश के 135 करोड़ लोगों ने अपना सिर उठाया और दुनिया को बता दिया कि जनता की राय की ताकत यानी पब्लिक ओपिनियन की ताकत क्या होती है। और देश की मीडिया ने भी इस बार देश के लोगों का पूरा साथ दिया। ऐसा भी बहुत कम होता है, आपने देखा होगा। ज्यादातर मामलों में आजकल यह देखने को मिलता है कि जो मीडिया जो खबर आपको दिखाता है और आपका जो मूड होता है उसमें काफी अंतर होता है, या आप ये कह लीजिए कि मीडिया आपके सही मूड को आजकल पकड़ नहीं पाता। लेकिन इस बार मीडिया ने आपके इस मूड को सही पकड़ा और जो मुहिम चलाई देश के लोगों ने उसमें मीडिया ने भी पूरा साथ दिया। पहले जो कंटेंट होता था और जो बड़े फैसले होते थे वो आप पर थोप दिए जाते थे, खबरें आप पर थोप दी जाती थी, हेडलाइंस आपके ऊपर फोर्स कर दी जाती थी और आप बेकार से बेकार कंटेंट को भी देखने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ऐसा नकली माहौल खड़ा कर दिया जाता था जैसे इससे बेहतरीन फिल्म कभी बनी ही ना हो। लेकिन अब जनता को सारी बात समझ में आ गई है और सड़क 2 को YouTube पर मिले करोड़ों डिसलाइक इसी बात का प्रमाण है। आपको याद होगा, पहले जो बड़े बड़े कलाकार होते थे, फिल्म प्रोड्यूसर्स होते थे, ये फिल्मों का विज्ञापन डालते थे, फिल्मों के जो प्रमोशनल मटेरियल था उसको डालते थे, विज्ञापनों के जरिए बड़ी बड़ी PR एजेंसीज को हायर करते थे और वो एक ऐसा नकली माहौल बनाते थे आपके चारों तरफ कि आप उस फिल्म को देखने पर मजबूर हो जाते थे।
YouTube पर सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले वीडियोस के मामले में इस फिल्म का ट्रेलर अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर YouTube रिवाइंड 2018 नाम का एक वीडियो है जिसे 1,80,00,000 लोगों ने डिसलाइक किया था, जबकि तीसरे नंबर पर हॉलीवुड की मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर का एक गाना है, हॉलीवुड सिंगर का, जिसका शीर्षक है बेबी। इसे भी करीब 1 करोड़ लोगों ने नापसंद किया था। लेकिन जिस रफ्तार से सड़क 2 के ट्रेलर को नापसंद किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह ट्रेलर बहुत जल्द दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो बन जाएगा, जस्टिन बीबर को भी पीछे छोड़ देगा। परिवारवाद के आरोपों के केंद्र में, जिसे अंग्रेजी में आप नेपोटिज्म कहते हैं, इसके केंद्र में रहने वाले निर्देशक, फिल्म निर्देशक और फिल्मी कलाकारों को लेकर बनी एक फिल्म के ट्रेलर का इतने बड़े पैमाने पर विरोध यह बताता है कि अब भारत की जनता सिर्फ नकली प्रचार के दबाव में आने वाली नहीं है, सिर्फ विज्ञापन के दबाव में आने वाली नहीं है। भारत की जनता को इकट्ठे होकर इंसाफ मांगना आ गया है और ऐसे कंटेंट को नकारना भी आ गया है जिसमें ना तो दम होता है और ना ही जिसमें किसी की असली मेहनत आपको दिखाई देती है। जनता ने फिल्मों में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को पहचान लिया है और जो सबक सिखाया है वो इस बात का उदाहरण है कि भारत की जनता अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है और नए भारत के लोगों के पास सोशल मीडिया के रूप में वो सबसे बड़ा हथियार है जिसके सामने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों की एक नहीं चलती, बड़ी बड़ी PR एजेंसीज की नहीं चलती, बड़े बड़े विज्ञापन फेल हो जाते हैं। सुशांत के लिए न्याय की मुहिम चलाने वालों के पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं थी। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता है जो एक अभिनेता की असमय मौत से दुखी है और जो देश में परिवारवाद की सड़क पर दौड़ने वालों को अपने आक्रोश का रेड सिग्नल दिखाना चाहती है। देश की जनता अब समझ गई है कि परिवारवाद के जरिए जो लोग आए हैं उन्हें रेड सिग्नल दिखाना है, लेकिन जो सेल्फ मेड लोग हैं उन्हें प्रमोट करना है। इसलिए एक नया शब्द आया है, वो है सेल्फ मेड लोग। जो लोग अपने दम पर सफलता की चोटी तक पहुंचे हैं वो सेल्फ मेड होते हैं और अब उन लोगों की इस देश में इज्जत हो रही है। पिछले 70 वर्षों से जनता ऐसे ही स्टार्स को भगवान मानकर उनकी खराब से खराब फिल्में अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके देखती आ रही थी। वो स्टार्स जो किसी की मेहरबानी से स्टार बने थे, ज्यादातर ऐसे लोग थे या जो सुपरस्टार बन चुके थे और ये सोचते थे कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करेंगे और जनता मूर्खों की तरह उन्हें देख लेगी। उन्हीं स्टार्स को अब जनता आईना दिखा रही है और ये कह रही है कि अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर अच्छा कंटेंट नहीं बनाया तो आपकी जगह सड़क पर है। 70 वर्षों तक जनता अपने खून पसीने की कमाई से ऐसा कंटेंट और ऐसी फिल्में देखती आई जिन पर कोई अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने जनता का भरोसा तोड़ा, वैसे ही जनता ने इनका सर्वशक्तिशाली होने का भ्रम भी तोड़ दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये लिबरेशन है, ये आजादी है। परिवारवाद के खिलाफ ऐसा गुस्सा इस देश में पहले कभी नहीं दिखाई दिया। अब भारत की जनता राजनीति से लेकर फिल्मों तक परिवारवाद का जमकर विरोध कर रही है। चुनाव में वोट डालकर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं को हराना हो या फिर सोशल मीडिया पर फिल्मी दुनिया में मौजूद परिवार का विरोध करना हो, इन सब बातों से सिर्फ एक चीज साबित होती है और वो ये कि नए भारत का भविष्य परिवारों के दम पर, खानदानों के दम पर शक्तिशाली बने लोग नहीं बल्कि ये जनता तय करेगी, क्योंकि यही नया भारत है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये अपनी आवाज उठाने का, सच बोलने का, इंसाफ मांगने का सबसे अच्छा समय है। अब मीडिया बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों के हाथ से निकल चुका है। पहले अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर खबरों को दबा दिया जाता था, लेकिन अब आज के दौर में ऐसा संभव नहीं है। पहले बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ये तय किया करते थे कि अखबारों में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। विज्ञापनों से मिलने वाले पैसे के दम पर खबरों की बलि ले ली जाती थी, लेकिन अब यह सब संभव नहीं रह गया है। पहले कोई PR एजेंसी किसी बहुत कमजोर अभिनय क्षमता वाले एक्टर को बड़ा स्टार बना सकती थी, एक अच्छे एक्टर को बेरोजगार बना सकती थी। पहले उसके अंदर इतनी ताकत थी और इसीलिए आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे एक्टर थे उन्हें काम नहीं मिलता था और जो कमजोर एक्टर होते थे उन्हें काम मिल जाता था, क्योंकि इसके पीछे दूसरी शक्तियां काम करती थी। लेकिन अब इस प्रथा का विरोध शुरू हो गया है और जनता ने फैसला करने की सारी शक्ति अब अपने हाथ में ले ली है।
सड़क 2 के ट्रेलर को नापसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 दिनों में 1,10,00,000 लोगों ने इसे डिसलाइक किया है। उसका अर्थ यह है कि इसे हर दिन 13,75,000 लोगों ने नापसंद किया, यानी हर घंटे 57,000 लोगों ने परिवारवाद पर चोट की, यानी हर मिनट 1,000 लोगों ने परिवारवाद के प्रति अपना गुस्सा जताया। और अभी यह संख्या लगातार बढ़ रही है, यह सिलसिला रुका नहीं है। जब किसी देश में जनता बड़े पैमाने पर किसी को खारिज करती है तो उसे कैंसिल कल्चर कहते हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की जिन लोगों ने आलोचना की, उन्हें भी सोशल मीडिया पर जनता के ऐसे ही गुस्से का सामना करना पड़ा था। अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करने वाले लोगों का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में हो रहा है, और इस विरोध ने जनता को सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली बना दिया है। इसलिए अब आप अपने देश में सबसे शक्तिशाली हैं, इस बात का एहसास आपको हो जाना चाहिए। वैसे तो भारत में पत्र लिखने की परंपरा, भारत क्या पूरी दुनिया में ही पत्र लिखने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। अब कोई किसी को पत्र नहीं लिखता। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने देश के युवाओं को भी बहुत जरूरी संदेश दिए हैं, इसलिए आज आपके लिए इस चिट्ठी को पढ़ना जरूरी है। धोनी ने 15 अगस्त को अचानक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, और इसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें एक लंबी चिट्ठी लिखी है। और प्रधानमंत्री ने यह चिट्ठी वैसे तो धोनी के लिए लिखी है, लेकिन आपके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम को सिर्फ क्रिकेट में उनके आंकड़ों या फिर मैच जिताने वाली पारियों के लिए ही याद रखना सही नहीं है। धोनी को सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर याद करना उनके साथ अन्याय होगा। धोनी को सही तरीके से तभी समझा जा सकता है जब देश पर उनके असर को समझा जाए, क्योंकि यह असर बहुत असाधारण है। यह असर असल में क्रिकेट के मैदान से बाहर निकल गया है। प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी में धोनी के जीवन से प्रेरणा लेने वाली 8 बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने पहली बड़ी बात यह लिखी कि धोनी एक छोटे से शहर के साधारण से परिवार में पले बढ़े और वहां से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर चमके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके। उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने देश को गर्व महसूस करवाया। थोड़ी देर पहले हम जिन सेल्फ मेड लोगों की बात कर रहे थे, धोनी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सेल्फ मेड हैं, अपने परिश्रम के बल पर वहां तक पहुंचे हैं जहां आज वो हैं। खानदान के बल पर नहीं पहुंचे, उन्होंने कहां जन्म लिया था उसके बल पर नहीं पहुंचे, किसी की सिफारिश के बल पर नहीं पहुंचे, किसी विज्ञापन के बल पर नहीं पहुंचे। धोनी के बारे में प्रधानमंत्री ने दूसरी बड़ी बात लिखी कि धोनी की कामयाबी और व्यवहार देश के उन करोड़ों युवाओं को ताकत और प्रेरणा देता है जो धोनी की तरह ही ना तो बड़े बड़े स्कूल या कॉलेजों में पढ़े, ना ही किसी बड़े परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन इन युवाओं में इतनी प्रतिभा है कि ये सर्वोच्च स्तर तक अपनी पहचान बना सकें। यानी अब देश के युवाओं को परिवारवाद से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर आपको हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि आप एक बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए। ये बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री का हर उस युवा के लिए जो कि एक आम परिवार में पैदा हुआ है, जिसने संघर्ष किया है, जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने लिखी वो ये कि धोनी नए भारत के जज्बे के प्रतीक हैं। इसमें किसी का भाग्य उसके परिवार के नाम से तय नहीं होता, वो अपना नाम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसमें यह मायने नहीं रखता कि हम कहां से आए हैं, लेकिन यह पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है। यही जज्बा धोनी ने दिखाया और यही युवाओं के लिए प्रेरणा है। चौथी बात यह लिखी कि जिस तरह से धोनी मैच के दौरान खतरे उठाते थे, जोखिम उठाते थे, रिस्क लेते थे और दबाव के बीच भी उन युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करते थे जिनका कोई बड़ा नाम नहीं था, उसी तरह से धोनी को देखकर बड़ी हुई आज की पीढ़ी भी जोखिम उठाने से, खतरे उठाने से, रिस्क लेने से डरती नहीं है और कठिन समय में एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करती है। धोनी के बारे में पांचवी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने जो लिखी वो ये कि जैसे धोनी अपने खेल के दौरान कभी भी हिम्मत नहीं हारते थे और आखिर तक मैच में संघर्ष करते थे, उसी तरह से ये भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी है जो निर्णायक मौकों पर अपनी हिम्मत नहीं हारती। अगर ये असफल भी होते हैं तो इनका दिल नहीं टूटता और नए भारत के युवा धोनी की तरह निडर रहते हैं। धोनी का स्वभाव बहुत शांत था, वो किसी भी समय खुद पर नियंत्रण नहीं खोते थे, गुस्सा उन्हें नहीं आता था। प्रधानमंत्री ने इस बात की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने लिखा कि धोनी का हेयर स्टाइल कुछ भी रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, धोनी का दिमाग हमेशा शांत रहता था। हार हो या जीत हो, दोनों में उनका शांत रवैया दिखाई दिया। यह भी आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है।
धोनी के जीवन से सीखने वाली 7वीं बात यह लिखी कि देश के युवाओं को उनसे अपनी निजी जिंदगी और अपने काम के बीच संतुलन बनाने की कला सीखनी चाहिए। एक टूर्नामेंट में जीत के बाद जब दूसरे सभी लोग जश्न मना रहे थे तो धोनी अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, यानी परिवार के साथ समय बिता रहे थे। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आप खेल में कितने भी बड़े स्टार बन जाइए, अपने क्षेत्र में कितने भी बड़े स्टार बन जाइए, लेकिन अपने परिवार की अनदेखी कभी मत कीजिए। 8वीं बड़ी बात यह कि उन्होंने इसमें धोनी की देशभक्ति और सेना के प्रति उनके लगाव का जिक्र किया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, धोनी का भारतीय सेना के प्रति विशेष लगाव रहा है। वो जवानों के बीच जाकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं और जिस तरह से वो हमेशा सैनिकों की मदद के लिए काम करते हैं वो तारीफ के लायक है। यानी धोनी जो हैं वो सच्चे देशभक्त भी हैं, और सच्चा देशभक्त वो होता है जिसे भारत की सेना से प्यार होता है, भारत के जवानों से लगाव होता है, जो जवानों के बीच जाकर सबसे खुशी महसूस करता है। यह सच है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो व्यक्तित्व है उसे खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ आंकड़ों के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री ने धोनी के करियर के आंकड़ों की कोई बात ही नहीं की। आपने देखा होगा जब किसी बड़े खिलाड़ी का विश्लेषण किया जाता है, आमतौर पर दुनिया भर के जो मीडिया के लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो सिर्फ आंकड़ेबाजी करते हैं, बताते हैं इस खिलाड़ी ने इतने मैच खेले, इतने जीते, इतने हारे, इतने रन बनाए, इतने विकेट बनाए, इतने कैच लिए, और उस खिलाड़ी का पूरा योगदान उन आंकड़ों के दायरे के बीच ही घूमता रहता है। लेकिन धोनी के व्यक्तित्व की आज प्रधानमंत्री ने जो बात की, खिलाड़ी के अलावा एक इंसान के तौर पर, और इसी के लिए उनकी आज खुलकर तारीफ भी की। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी छोटी सी जगह से, छोटे से परिवार से उठकर लंबे संघर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए किसी के संघर्ष को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। आज महेंद्र सिंह धोनी ने भी प्रधानमंत्री को उनके भावुक और प्रेरणादायी शब्दों के लिए धन्यवाद किया, और धोनी ने यह कहा कि कोई कलाकार हो, सैनिक हो या फिर खिलाड़ी हो, इन्हें प्रशंसा की भूख होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके बलिदान को सभी पहचानें और उसकी तारीफ करें। खास बात यह है, सबके अंदर प्रशंसा पाने की एक भूख होती है। सब लोग चाहते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग दिल खोलकर उनकी तारीफ करें, और आज के जमाने में इससे ठीक उल्टा हो रहा है। तारीफ के मामले में लोग कंजूस होते जा रहे हैं। कोई किसी की दिल से तारीफ नहीं करना चाहता। किसी की तारीफ करना या किसी को उसके परिश्रम के लिए धन्यवाद देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और इसे आप अंग्रेजी में आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। जब आप किसी को धन्यवाद जैसे साधारण शब्द भी कहते हैं, जब आप किसी को दिल से थैंक यू कहते हैं, तो आपके और उस व्यक्ति के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। वर्ष 2014 में एक स्टडी की गई थी जिसके मुताबिक जब आप किसी अनजान या कम परिचित व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं, उससे आपकी मित्रता होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे के प्रति धन्यवाद का भाव रखने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य के भी धनी होते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो लोग दूसरों को शुक्रिया कहना नहीं भूलते, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा बेहतर ख्याल रखते हैं। पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस नामक जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक ध्यान देने वाले लोग, धन्यवाद देने वाले लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं और समय समय पर अपने शरीर की जांच भी कराते हैं। इसी तरह आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरे की तारीफ करने से या उसे धन्यवाद कहने से आपकी निराशा, कुंठा और नकारात्मकता दूर होती है। यह आपको मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाती है। एक मशहूर ग्रेटिट्यूड रिसर्चर के मुताबिक दूसरों की तारीफ करने से आपके अंदर संतुष्टि का भाव आता है और इससे आपके अंदर डिप्रेशन भी कम होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी ने वर्ष 2012 में एक अध्ययन किया था जिसमें पाया गया कि दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव रखने वाले, दूसरों से हमदर्दी रखने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर दूसरों से बदला लेने की भावना बहुत कम होती है। कई स्टडीज में यह पाया गया कि दूसरों की तारीफ करने वाले लोगों को ज्यादा अच्छी नींद आती है और ये आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इसलिए जीवन में आप कुछ भी करें, आपका क्षेत्र कोई भी हो, कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन लोगों को धन्यवाद कहना ना भूलें, क्योंकि आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि आपकी सफलता के पीछे न जाने कितने अनजान लोगों की मेहनत होगी, या फिर ऐसे लोग जो अनजान तो नहीं हैं लेकिन जिन्हें आप अनजान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। जो दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव रखता है उसे जीवन में कभी निराशा हासिल नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहें तो आज से अपने जीवन में ये नया बदलाव ला सकते हैं। दूसरों को धन्यवाद कहना सीखिए और ये भी देखिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें
आपको धन्यवाद कहना चाहिए। यहां हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको रशिया के सबसे बड़े विपक्षी नेता की हत्या की साजिश के बारे में बताएंगे, जिन्हें एक हवाई यात्रा के दौरान चाय में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई। यह आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, जिसके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए 4 मिनट के बाद। जी न्यूज़ पर हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं, कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं, कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा। आज रशिया से एक ऐसी खबर आई है जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है। रशिया के विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता, जिनका नाम है एलेक्सी नावल्नी, उनको चाय में जहर देकर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है। एलेक्सी फिलहाल कोमा में है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।
साइबेरिया से मॉस्को लौटते वक्त एलेक्सी की तबीयत विमान में ही खराब होने लगी थी, जिसके बाद इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एलेक्सी को रशिया में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे कट्टर विरोधी माना जाता है और पेशे से एलेक्सी एक वकील हैं। उन्होंने कई बार पुतिन के खिलाफ रैलियां की हैं, जिसके बाद उन पर हमले भी हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि एलेक्सी को चाय में जहर मिलाकर पिलाया गया है और गर्म होने की वजह से जहर चाय में जल्दी और बहुत आसानी से घुल गया, जिसकी वजह से उन्हें यह पता भी नहीं चला कि चाय में जहर मिला हुआ है। विमान में जाने से पहले उन्होंने जहर वाली चाय के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए उनके समर्थक इसे एक बहुत बड़ी साजिश मान रहे हैं। एलेक्सी साइबेरिया में एक स्थानीय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार के लिए वहां जा रहे थे। जब वो एयरपोर्ट के एक कैफे में चाय पी रहे थे तो उनकी एक तस्वीर भी वहां पर ली गई। वो तस्वीर हमें मिल गई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी चाय को पीने के बाद वो तुरंत विमान में चले गए, जिसके कुछ देर के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो चाय जब पी रहे हैं, वो इस तस्वीर में एयरपोर्ट पर इस चाय में जहर मिलाकर किसी ने उन्हें दे दिया। एलेक्सी नावल्नी को इससे पहले भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कुछ महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखा गया था। जेल में रहने के दौरान उन्हें जहर दिए जाने का भी आरोप लगा था। हालांकि बाद में इसे एक एलर्जिक रिएक्शन बता दिया गया था। वर्ष 2017 में एलेक्सी पर एक सरकार समर्थक व्यक्ति ने रंग फेंका था, जिसकी वजह से उनकी बाईं आंख को काफी नुकसान पहुंचा था। उस वर्ष एलेक्सी ने रशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और एक बहुत बड़ा सरकार विरोधी धरना उन्होंने आयोजित किया था। रशिया में सरकार विरोधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले भी रशिया की सरकार पर अपने विरोधियों को जहर देने के आरोप लगते रहे हैं। वर्ष 2006 में रशिया के पूर्व जासूस और व्लादिमीर पुतिन के एक विरोधी को रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाकर चाय पिलाने का मामला भी सामने आया था। अलेक्जेंडर को उस समय देश निकाला दे दिया गया था और तब वो लंदन में थे। इसी तरह वर्ष 2018 में ब्रिटेन ने रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक और जासूस को मार डाला। नोविचोक एक रासायनिक हथियार थे। तो ये रशिया की राजनीति के बारे में हम आपको जो बता रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है और रशिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर प्रशासन काफी सख्ती बरतता है और कई बार सख्ती के विरोध में भी लोग प्रदर्शन करते हैं। अभी पिछले महीने ही रशिया के एक शहर के लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया था। तब लोगों का आरोप था कि शहर के गवर्नर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। असल में चुनावों में इस गवर्नर ने पुतिन के समर्थक उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें पुतिन विरोधी माना जाता है। अब हम आपको कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक भारतीय सेना की उस पोस्ट पर लेकर चलेंगे जहां भारतीय सेना की महिला जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस पोस्ट का नाम है साधना टॉप, जिसे आतंकी घुसपैठ के साथ साथ हथियार और ड्रग्स की तस्करी की वजह से भी काफी संवेदनशील माना जाता है। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एलओसी के करीब महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। ये सभी महिला सैनिक असम राइफल्स की हैं, जिनके पास म्यांमार सीमा और उत्तर पूर्व के उग्रवाद ग्रस्त राज्यों में तैनाती का अनुभव है और उनके इसी अनुभव को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें एलओसी पर पोस्टिंग दी है, जिनसे अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं। कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान से सटी एलओसी के बेहद नजदीक 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर यह है साधना टॉप, जहां से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखती ये है भारतीय सेना की महिला ब्रिगेड। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एलओसी पर महिला सैनिकों की तैनाती की गई है।
ये महिला जवान असम राइफल्स की हैं और डेपुटेशन पर भारतीय सेना में आई हैं, जिनका नेतृत्व कर रही हैं आर्मी सर्विस कोर की कैप्टन गुरसिमरन कौर, जो अपने परिवार की 3rd जनरेशन सैन्य अफसर हैं। एलओसी पर तैनात होने वाली पहली महिला टुकड़ी का सदस्य बनना इनके और इनकी पूरी टीम के लिए क्या मायने रखता है, खुद इनसे जान लीजिए। जो राइफल वुमेन है उनके लिए यहाँ पर एलओसी के एकदम करीब साधना पास, यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती होगी, इनका मोराल कैसे हाई रखती हैं? पहली बात तो इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इन्हें इस ऑपरेशनल इलाके में सर्व करने का मौका मिल रहा है, बीइंग फ्रॉम असम राइफल्स, एंड काफ़ी ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड तो इनके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, चाहे वो एलसी में सर्व करना हो, चाहे वो कहीं और सर्व करना हो, ना बारिश ना बर्फ इनको कुछ नहीं रोक सकता। सो इनका मोरल हाई ही रहता है पूरा टाइम, जोश वेरी हाई। साधना टॉप पर तैनात इस महिला ब्रिगेड का काम एलओसी से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग को रोकना है। दरअसल एलओसी के इन इलाकों में सरहद पार से ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामले काफी बढ़ गए थे और आतंकवादी तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर नकेल लगाने के लिए और संदिग्ध महिलाओं की चेकिंग के लिए असम राइफल्स की इन महिला सैनिकों को यहाँ तैनात किया गया है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे? सर यहाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती है, बिकॉज हमने जो अपने ट्रूप्स को जिस तरह से मेंटली ट्रेन किया है, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है आ नहीं सकती ड्यूटी के दौरान। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सब घर रख के आते हैं जब भी वो ड्यूटी करने आते हैं। जब भी लाइंस, जैसे आपने देखा होगा बैरिक्स और लाइंस होती हैं, सब अपनी प्रॉब्लम्स को लाइंस में छोड़ के आते हैं। तो व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये जो राइफल वुमेन की यहाँ पे तैनाती हुई, उससे खासतौर पर जैसे बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं कि लगातार व्हीकल्स वहाँ से आ रहे हैं, उनकी जब आप तलाशी लेते हैं तो उनका रिस्पांस क्या रहता है? क्योंकि पहली बार उनके लिए पहले तो आदमी उनकी तलाशी लेते थे, अब उनकी तलाशी ले रहे हैं उनकी महिलाओं की, उनका रिस्पांस क्या रहता है? ओके सर, पहले भी इनके वुमेन रेप्स ही JNK के पुलिस के वुमेन रेप्स पहले सर्च करते थे। तो नाउ द थिंग इज कि इनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि राइफल वुमेन पहली बार तो फौज में लेडीज देखने को मिल रही हैं इनको। तो इनके लिए ये बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है एंड इनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहा है आगे से, एंड ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। लोकल्स आर वेरी कोऑपरेटिव। ये महिला प्लाटून जिस इलाके में तैनात है वो एलओसी से सटा हुआ है, जहां पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं भी होती रहती है। साथ ही ये इलाका आतंकी घुसपैठ को लेकर भी बेहद संवेदनशील है। यानी साधना टॉप पर इन महिला जवानों की तैनाती करके भारतीय सेना ने साफ मैसेज दे दिया है कि भविष्य में युद्ध के मैदान में महिला शक्ति भी दुश्मन को सबक सिखाती नजर आएगी। यहाँ आप एलओसी बिल्कुल सामने है, उसके पास यहाँ पे आप तैनात हैं। ये ड्यूटी कितनी टफ लगती है आपको? खासतौर पर यह ख्याल आता है कि सामने एलओसी है जहाँ से वो पाकिस्तान हमेशा फायरिंग करता है? नहीं सर, क्योंकि हमें 24 वीक का ट्रेनिंग दी गई है। कोई भी ड्यूटी टफ नहीं है और कोई भी इजी नहीं है। ये एक सोल्जर से पूछना ही मतलब अलग बात है, लेकिन एक सोल्जर के लिए ड्यूटी ही सब कुछ है, चाहे आप कहीं भी दो, चाहे एलओसी हो या फिर हम पब्लिक के पास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। जिस साधना टॉप पर यह महिला प्लाटून तैनात है, इसका अपना दिलचस्प इतिहास है। पाकिस्तान से 1965 की जंग में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री साधना यहाँ आई थी। तभी से इस जगह का नाम साधना पोस्ट है। लेकिन अब भविष्य में इस पोस्ट को इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि यहाँ भारतीय सेना की महिला शक्ति ने पहली बार एलओसी पर मोर्चा संभाला था। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। अब एक सवाल जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, और वो ये कि क्या कोरोना के खिलाफ भारत हर्ड इम्यूनिटी के बहुत करीब आ गया है। इस सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं। हाल ही में हुए सेरो सर्वे ये इशारा करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी से भारत अभी भी काफी दूर है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अब धीरे धीरे कोरोना वायरस से इम्यून होने लगे हैं। ये एक अच्छी खबर है। नए सेरो सर्वे के मुताबिक देश की करीब 24% आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडीज मिली हैं, जबकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 50 से 60% आबादी में एंटीबॉडीज मिलनी चाहिए। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि 24% पॉजिटिविटी के साथ भारत उस स्थिति के बहुत करीब पहुंच रहा है जब केसेस अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगे। वैसे एक विरोधाभास यहां यह है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में कैंसर रोगियों की संख्या में 10% का इजाफा हुआ है। तो एक अच्छी खबर है हमारे पास आपको देने के लिए, और दूसरी खराब खबर है। अच्छी यह है कि कोरोना वायरस के प्रति देश के लोग अपने आप अब एंटीबॉडीज विकसित करने लगे हैं। हर्ड इम्यूनिटी शायद
अब पैदा होने लगी है। लेकिन दूसरी खराब खबर यह है कि अब भारत में कैंसर तेजी से फैल रहा है और कैंसर रोगियों की संख्या में 10% का इजाफा हुआ है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में कैंसर के 13,90,000 मामले हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2025 तक 15,70,000 तक पहुंच सकता है। भारत कुछ महीनों पहले तक लॉकडाउन में था और इस दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल 120% तक बढ़ गया है। यह कैसा हुआ, आज आपको यह भी समझना चाहिए। लॉकडाउन में सिनेमा हॉल्स बंद हो गए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देखने का चलन बढ़ गया। इस शोध में यह पता चला कि 70% लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देखे, 60% लोगों ने गाने सुनकर अपना समय बिताया और 62% लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर गेम्स खेले। लॉकडाउन में लोग पूरी तरह से इंटरनेट और गैजेट्स पर निर्भर थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अब लोगों को वही आदत लग चुकी है और यही पैटर्न अभी भी बना हुआ है। लोग मोबाइल फोन पर अब ज्यादा समय बिता रहे हैं पहले के मुकाबले। फिलहाल स्कूल कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं। ऐसे में मोबाइल फोन यूजर मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस पर और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 61% यूजर्स का फोकस अब कैमरे पर रहता है, उन्हें कैमरा अच्छा चाहिए। 57% यूजर्स मोबाइल फोन की बैटरी पर अब बहुत ध्यान देने लगे हैं क्योंकि उन्हें लंबे लंबे वीडियोस देखने हैं, उन्हें फिल्में देखनी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। 51% यूजर्स मोबाइल फोन के ऑडियो को अब बहुत तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि अब उन्हें ऑडियो की भी जरूरत पड़ती है। 58% स्मार्टफोन यूजर्स ये नहीं चाहते कि उनके मोबाइल फोन में ओवर हीटिंग की कोई समस्या आए। 53% यूजर्स की पहली पसंद मोबाइल फोन की बड़ी स्क्रीन है, यानी अब उन्हें बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन चाहिए। और 75% यूजर्स लंबी बैटरी लाइफ वाला मोबाइल फोन अब खरीदना चाहते हैं। मतलब यह है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ा तो उसके स्पेसिफिकेशंस पर यूजर्स अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। मोबाइल फोन या कंप्यूटर लोगों की पहली जरूरत बन गए हैं, लैपटॉप उनकी जरूरत बन गए हैं, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड्स का खतरा अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हमने इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है आज, जिसे आप सबको देखना चाहिए क्योंकि अब भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास या तो स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप है। ये लोग साथ भले ही बैठे हों, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सभी खोए हुए हैं। ये नोएडा का खरे परिवार है। कोविड-19 के दौर में ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना बड़े ऑफिस, लेकिन काम सभी का चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई हो रही है और वर्क फ्रॉम होम के जरिए ऑफिस का काम। घंटों तक ऐसे ही सभी लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप पर समय बिता रहे हैं। पहले कोरोना वायरस समस्या थी तो इंटरनेट, मोबाइल फोन समाधान थे। अब मोबाइल फोन और इंटरनेट समस्या बन रहे हैं। पहले जो 2-3 घंटे का यूसेज था वो अब 9 से 10 घंटे हो गया है। एंड अब फोन चार्जिंग पे ही लगाया जाता है परमानेंट। अर्लियर हमारे पूरे घर के लिए 100 GB डेटा सफिशिएंट होता था। आज 200 GB डेटा जो है वो 3 दिन में सफिशिएंट होता है। मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है वो आईसाइट वीक हुई है। हस्बैंड जो है पूरे दिन तो अपना वर्क करते रहते हैं, फोन पे ही लगे रहते हैं। बच्चों के अपने अपने क्लासेस होते हैं। मेरी छोटी बेटी छोटी है तो मुझे भी उसके संग बैठना पड़ता है। सारे दिन होमवर्क आता रहता है, वो कराना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। परेशानी बहुत है, हेडेक बहुत होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। मेरे हाथ की जो है उंगलियां बिल्कुल खराब सी हो गई, टेढ़ी हो गई है बिल्कुल। ये तो सिर्फ इन लोगों की परेशानी है। मोबाइल फोन और लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल लोगों को बीमार बना रहा है। कंटिन्यूस सिस्टम में देखने के कारण, कंप्यूटर्स पे देखने के कारण जो हैजार्ड्स होते हैं वो है फैटीग, टायर्डनेस रहना, हेडेक होना, डिजीनेस, चक्कर आना, गर्दन में दर्द होना। आउटडोर में नहीं जा रहे हैं, दिन भर फोन पे रह रहे हैं तो लोगों को डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। यदि हम कंटिन्यूस बैठे हैं तो जो योगासन्स हैं, जैसे लोग अपने घर पे यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बैठ के 3-4 उन्होंने अपने चाहे सूर्य नमस्कार कर लिए, योगासन कर लिए, जिससे उनकी पीठ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, अपनी बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें ताकि उनकी सेहत पे असर ना पड़े। मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन में भले ही इंटरनेट ने काम नहीं रुकने दिया, लेकिन भारत साइबर हमलों के लिए अभी तैयार नहीं था। सिक्योरिटी हमेशा से एक कंसर्न रहा।
अभी भी है। लोगों के वाईफाई हैक हो रहे हैं, लोगों के बहुत, मैं तो हर दिन 7-8 कंप्लेंट मेरे पास आती हैं जिसमें पैसे भी चले जाते हैं, फेसबुक अकाउंट क्लोन हो जाता है, लोगों को एक ईमेल आई। तो लोगों की जो एवरेज साइबर हाइजीन थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, मुझे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फ़ोन कॉल आया कि साहब मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया। कोरोना संक्रमण के दौर में स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, लेकिन इसके अधिक इस्तेमाल से जुड़े खतरों पर भी विचार करना जरूरी हो गया है। नोएडा से रूफी जैदी, जी मीडिया। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली।
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली।
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes.
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1944 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक 404 सीटें मिली थी, जिसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी एयर इंडिया में पायलट थे। राजीव गांधी की सरकार ने ही युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार पहली बार दिया था। भारत में आईटी क्रांति की नींव भी उन्होंने ही रखी थी और भारत का पहला परिचय कंप्यूटर से कराने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार करवाया, जिसके बाद सभी राज्य पंचायत के चुनाव कराने लगे। 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में एक रैली के दौरान आतंकवादी संगठन एलटीटीई ने एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। वर्ष 1920 में आज ही के दिन पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन अमेरिका के डेट्रॉइट में शुरू हुआ था। इस रेडियो स्टेशन को 8MK के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में इस रेडियो स्टेशन पर खबरों के अलावा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते थे। अब इसी रेडियो स्टेशन को WWJ के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में आज ही के दिन योग गुरु BKS अयंगर का निधन पुणे में हुआ था। उन्होंने अयंगर योग की शुरुआत की थी और योग को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था। BKS अयंगर ने योग पर कई पुस्तकें भी लिखी और उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। और आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे है। वर्ष 1897 में आज ही के दिन ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने दुनिया को यह बताया था कि मलेरिया मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है। उन्होंने मलेरिया से बचाव का इलाज भी तब शुरू किया था। रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे खास बात यह है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था और उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक अफसर थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी नजर सितारों पर रखिए, लेकिन आपके पांव हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। नमस्कार। न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती,
समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की। नमस्कार, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के दी एंड की ओर बढ़ने वाली खबर की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने देश को जानकारी दी है कि इस साल के 8 महीनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकवादी संगठनों के 26 से ज्यादा टॉप कमांडर मार गिराए गए। हफ्ते के भीतर आतंकवादी हाफिज सईद के दाएं और बाएं दोनों सुरक्षा बलों ने हाथ काट दिए। हंदवाड़ा एनकाउंटर में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन कश्मीर में हाफिज का बायां हाथ माना जाता था। आतंकी हाफिज सईद को कश्मीर में